फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया, तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति की जब हम बात करेंगे तो फिर बात देश की राजनीति की भी होगी, बात प्रशांत किशोर की भी होगी, बात उनके हाल में दिए हुए इंटरव्यूज की भी होगी। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार सुजीत दास गुप्ता जी हैं। उनका भी स्वागत करता हूं मैं इस चर्चा में। सुजीत दादा, ये जो स्टेटमेंट बिहार से आ रहा है और प्रशांत किशोर जिस तरीके से प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट कर रहे हैं इंटरव्यूज में, और लगातार एक इंटरव्यू के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मकसद क्या है उनका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी प्रबंधन के व्यवसाय से नेता बने प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं वो राजनीति को सामने रख के ही कर रहे हैं। और वो राजनीति कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि इसको भी भुनाया जा सकता है बिहार की राजनीति, बिहार के आने वाले चुनाव में। और चूंकि आप जानते ही हैं कि अग्निवीर को लेकर भी बिहार में काफी हंगामा हुआ था, तो उनको लगता है कि जो सेना से संबंधित बातें हैं उसका शायद कुछ एक उनको कोई डिविडेंड मिल जाए, चुनावी डिविडेंड मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने ये बातें उछाली है। लेकिन ये जो साक्षात्कार हुआ है, जिसको कि बहुत सारे लोग एम्पलीफाई भी कर रहे हैं, इसमें कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। वो तो राजनीति में ऐसा तो होता ही है कि आप जो दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ होता है। लेकिन यहाँ पे संवेदनशील बात यह है कि ये देश की सुरक्षा के बारे में है। इस पर राजनीति जब आप करते हैं तो आपको बहुत ही ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो भी आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, वो तथ्यों पर आधारित हो। तो इस पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं ट्विटर पे, जो कि कई लोगों ने साझा भी किया है, रीपोस्ट किया है उसको। तो उसमें 5 पॉइंट मैंने ये लिखे जो कि प्रशांत किशोर के दावों में जो कुछ भी मुझे तथ्यात्मक मतलब सत्यापित नहीं लगा। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो गया। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक दिन में तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, 4 दिन चले। 7 मई से 10 मई, 7, 8, 9, 10, 4 दिन हो गए, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो जो भी सरकार की तरफ से बात की गई, जैसे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भी बातें कही, उसके आधार पे वो कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो मीडिया के आधार पे कह रहे हैं। मतलब 7, 8 और 9 तारीख की रात को भारतीय विभिन्न चैनल्स पर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हम अब पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, शायद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे, शायद हम बलूचिस्तान को आजाद करवा देंगे, इसके आधार पे वो अपना थियोरी बुन रहे हैं, उसका ताना बाना बुन रहे हैं। ये तो सरकार की तरफ से कभी नहीं कहा गया। और साक्षात्कार लेने वाले ने भी एक बार कहा कि ये सरकार की तरफ से तो नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने बीच में टोक दिया और ऊंची आवाज में वो झूठ को सच साबित करने में लग गए। अच्छा, सरकार की तरफ से हमें क्या कहा गया, ये इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार मतलब क्या, सरकार से हमारा तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले तो भारत अगर हम कहें सरकार की बजाय, तो भारत की तरह से आधिकारिक तौर पर जो बात रखी गई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो हमारी मिलिट्री ने रखी। सबसे पहले 2 महिला अफसरों ने 7 तारीख की सुबह को, और उसके बाद डीजीएमओ की तरफ से एक और प्रेस वार्ता हुई। तो पहले ही दिन जो 2 महिला अफसर थे उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि ये 9 आतंकवादी शिविर के ठिकाने हैं। वैसे तो हमारे पास इनपुट कई सारे ठिकानों के थे, लेकिन 9 की पुष्टि हो चुकी थी कि पक्का यहां पर आतंकवादी हैं। इसलिए हमने उनको निशाना बनाया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बहुत सतर्कता बरतते हुए, बहुत सावधानी बरतते हुए हमने किसी भी नागरिक या सामरिक दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है पाकिस्तान में, उनको हिट नहीं किया है। तो यह स्पष्ट था कि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसा कहा नहीं गया था कि एक युद्ध है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा अपनी तरफ से कि भारत ने जो हमारे, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो आतंकवादी ठिकाने हैं नहीं, उनके हिसाब से ये नागरिक ठिकाने हैं, तो उन्होंने कहा भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी हमारे खिलाफ। लेकिन ये हमारा पोजीशन नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो हमारी सरकार पर ही विश्वास करेंगे। तो पूरी बात पर विश्वास कीजिए ना, थोड़ी सी बात पर क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? इसके बाद आप देखिए कि जो इसमें जो मीडिया के प्रति
अगर मीडिया से अगर आप कोई बात ले रहे हैं और उसके आधार पे आप एक थियरी बना रहे हैं, उसका जवाब आप सरकार से नहीं मांग सकते। सरकार उसी के लिए जवाबदेह है जो सरकार कहती है। तो इस मुतालिक उन्होंने अमित शाह जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, गृह मंत्री ने कहा था कि पीओके वापस ले लेंगे और बलूचिस्तान को आजाद करा देंगे। यहां देखने वाली बात यह है कि अमित शाह जी ने कभी भी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में नहीं कहा कि पीओके वापस ले लेंगे और हम बलूचिस्तान को आजाद कर देंगे। यह भारत का ध्येय हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ध्येय ये कभी नहीं था। तो ये उनकी बातों में एक और त्रुटि जो सामने आई। और पांचवी बात यह है कि जो परमाणु ब्लैकमेल की बात उन्होंने की है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम अगर दब जाते तो फिर तो ऑपरेशन सिंदूर होता ही नहीं। 4 दिन या 1 दिन क्या होता ही नहीं, बिल्कुल। अगर हम डरे हुए होते, भारत अगर डरा हुआ होता ऑपरेशन ब्लैकमेल से, और फिर उसके बाद ट्रंप की बात आती है। अब ये हमारा अपना आकलन है। जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा, उनसे जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, तो कई लोगों ने उसको भी बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से कोट किया। उन्होंने क्योंकि एक वाक्य कहा था कि अमेरिका कहा था इस वक्त, किसी विदेशी चैनल के जर्नलिस्ट ने पूछा, तो उन्होंने कहा अमेरिका अमेरिका में था। अब सिर्फ उतने वाक्य को लेकर कई सारे ताने बाने बुने गए कि ये क्या बात हुई। लेकिन असल में उन्होंने पूरी बात क्या कही थी? अमेरिका अमेरिका में था, फ्रांस फ्रांस में था, यूके यूके में था। अर्थात कि हर कोई अपने अपने देश से इस युद्ध के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा था। चिंता व्यक्त करना और मध्यस्थता करना एक बात नहीं है। तो यहां पर भी प्रशांत किशोर गलत निकले। लेकिन मेरा अपना ये आकलन है कि अगर भारत के लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, अगर इस बात से थोड़े से दुखी हो गए कि 4 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया, तो ये आखिरी वक्त नहीं है। ये तो सरकार की तरफ से भी कहा गया है, मिलिट्री की तरफ से भी कहा गया है कि हम जो है इसको स्थगित रख रहे हैं। फिलहाल ये निलंबित है। और जैसा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70 के दशक में कहा था, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, उसका तात्पर्य, उसका आशय जो था वो आतंकवाद से ही था। तो इससे तो पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर हमारी आखिरी कार्रवाई थी। इसके बाद भी मौके आएंगे। और जिस तरह से 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का एयर स्ट्राइक और इस बार का मिसाइल स्ट्राइक, इससे जो मतलब लगातार निरंतर हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो ये हमारी प्रतिक्रिया का जो स्तर है उसको और ऊंचा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगली बार जब हम प्रतिक्रिया देंगे आतंकवाद का, तो वो एक सरासर युद्ध होगा। उसको आप मामूली झड़प नहीं कह पाएंगे जो कि 2-3 दिन में समाप्त हो गया या 4 दिन में समाप्त हो गया। और इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि किस दिन किस प्रकार के अस्त्रों का हमने सामना किया। उस हिसाब से भी अगर देखें तो जो भारत की जो आधिकारिक जो पोजीशन है वो सही साबित होता है, क्योंकि 7 तारीख को हमने स्कैल्प और हैमर मिसाइल और बमों का इस्तेमाल किया, मतलब कि हम हमला कर रहे थे। लेकिन 8, 9 और 10 तारीख को हमने आकाश मिसाइल, आकाश तीर जो डिफेंस शील्ड सिस्टम है वो, और S-400 ट्रायम्फ, इसका इस्तेमाल किया। मतलब कि हम अपनी सुरक्षा कर रहे थे, हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे थे। तो पहले दिन ही स्पष्ट हो गया था कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी। अब मैं अगर इस बात को दूसरे तरीके से देखूं, ये मतलब लड़ाई या जो भी इसको जो स्थिति बनी उसको एक ठीक ठाक वक्त हो गया, और जिन पार्टीज को भी और खासतौर पर अपोजिशन की पार्टीज को भी सरकार को घेरना था, प्रधानमंत्री को घेरना था, गृह मंत्री को घेरना था, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी, इन सब लोगों ने ये काम काफी दिनों पहले ही कर लिया था। अभी अचानक बिहार के चुनाव चढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को बिहार के दौरे पर आना है, पीके पीआर स्ट्रेटेजीज में व्यस्त है, यानी अब उनका दौरा, उनका घूमना फिरना ये सब हो चुका है। अब वो इंटरव्यूज की बाढ़ में अलग अलग तरीके से चैनल्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं। ये एनआई को दिया हुआ उनका इंटरव्यू था, और मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि एनआई के
लोगों ने जब इससे पहले जिन लोगों का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में जब ये पोजीशन हुआ करती थी कि कोई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलता था, तो एंकर से लेकर के जो भी वहां पर होता था वो उस पर हमलावर होता था, और वो जी कहते जी। थे भाई आप तो गलत कर रहे हैं, देश के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में अगर आप देखें आप, तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर को उनके पीआर का पूरा मौका दिया गया, और उन्होंने और जम कर करके अपनी हाँ, बात भड़ास के रूप में सामने निकाली। वो बिहार की बात बिल्कुल। करते करते ऑपरेशन सिंदूर पर गए, इमोशंस हम्म। ने थोड़ा टच करने की कोशिश की। आप भी जानते हैं कि बिहारी समाज बड़ा भावुक समाज है, और कभी जाति, कभी धर्म, कभी आरक्षण, और कभी कभी देश के नाम पर भी। तो क्या प्रशांत, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ चीज हम्म। वो अभी प्रशांत किशोर जब चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बिहार के कई सारे नेताओं को अनपढ़, गंवार, उनको कुछ नहीं हम्म। आता, कोई नीतीश कुमार को कह देंगे कि भाई वो, उनको कोई चीज समझ नहीं है, उन्होंने बिहार का कोई विकास नहीं किया। कुछ दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे वो, उन्हीं के उत्तराधिकारी कहे जा रहे थे। जब लालू और उनके बेटे को लेकर के आपत्ति कर रहे, तो महागठबंधन कब बनाया था भाई, और उसी गठबंधन के लिए काम कर रहे थे वो, उसी के रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर। अब वो नौवीं फेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से वो चिराग पासवान पर भी हमलावर होते हैं मौके ब हाँ। मौके। और अब तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कह दी, और उससे उनके ज्ञान, उनके अनुभव, यहाँ तक कि वो जो रणनीति बनाते थे, चुनाव इलेक्शन स्ट्रैटेजी, उसकी उनके अनुभव पर ही सवाल उठ गया। वो कह रहे हैं 243 से कम सीट आ जाएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वो कह रहे हैं मुझे 133-35 सीट मिलेगी तो मैं हार मान लूंगा। ये बात तो नरेंद्र जी मोदी ने उत्तर प्रदेश देश की पूरी सियासत में नहीं कही। बिहार की सियासत की बात दूर छोड़िए, गुजरात में जहां वो 26-26 लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, वहां भी ये नहीं कहते कि 24 आ जाएगी तो मैं हार जाऊंगा। ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये दरअसल इसके पीछे है क्या? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। और जो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म था, उसको सफलता तक पहली बार नरेंद्र मोदी और अच्छा। अमित शाह जी की जो जोड़ी है, उनकी ही बदौलत उनको पहली सफलता मिली थी 2014 में। उसके बाद किन्हीं कारणों से उनका वो व्यवसाय उनके साथ, बीजेपी के साथ चला नहीं। तो अब उन्होंने, और जैसे कि कोई भी एक जो बिजनेस हाउस करता है, वो क्लाइंट ढूंढता है, तो उन्होंने क्लाइंट ढूंढा, उसमें कुछ गलती नहीं है। तृणमूल कांग्रेस भी उनका क्लाइंट रहा किसी समय पर, जो महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र को, वो भी रहा। कभी उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने काम किया, कभी मध्य प्रदेश में काम किया। लेकिन इस पूरे दौरान आप देखिए, कई बार उनके ऐसे प्रेडिक्शंस होते थे, आकाश में भविष्यवाणी होती थी, जो कि सही साबित नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उनके पीआर का ही नतीजा है कि वो खबरों में, सुर्खियों में बने रहे हमेशा। लेकिन जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया, और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया, तभी साबित हो गया कि जो मीडिया में कोई एक बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ किसी की छवि बनाई जाती है, जरूरी नहीं है कि राजनीति के वास्तविक धरातल पर भी उसकी उतनी उतनी मजबूत पकड़ हो। क्योंकि वहां पर फिर प्रशांत किशोर जेडीयू में अपना करियर बना लेते। तो अब उनके पास क्या है, जब उनके पास जो जो उनको एक मौका मिला था कि जो मूल राजनीति है, देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, उसमें आप कुछ करके दिखाएं, वहां जब कर नहीं पाए कुछ, तो वही उनका मीडिया, वही उनका पीआर, यही उनका सहारा है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? तो अब जैसे देखिए, बार्गेनिंग जब वो ये जो एएनआई का कर रहे हैं। इंटरव्यू आप कह रहे हैं, ये हम और आप जितनी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जितना कि शहरी लोगों में इसको लेकर एक भूचाल सा मचा हुआ है, अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर में जाएं, अगर अगर आप वहां पर मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, आप पटना में जाएं, या तो फिर आप सिवान में जाएं, या आप भागलपुर में जाएं, क्या वहां पर भी इतनी खलबली मची हुई है इस इंटरव्यू को लेकर? क्या उनको लगता है कि बिहार की राजनीति ऐसी है जिसको कि ट्विटर से प्रभावित किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। पर वो मुझे करते हुए उनको लगता है, मुझे जिस तरीके से रिस्पॉन्सेज आते हैं बिहार में, मैं एक तरीके का लगातार ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो पटना के हम्म। पत्रकार हैं, वो जी। प्रशांत किशोर की वाहवाह करने में कोई कमी नहीं छोड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि कोई हम्म। मोतिहारी चले जाइए, आप मोकामा चले जाइए, गया जी चले जाइए, या चंपारण के इलाके में चले जाइए, तो कुछ एक हाँ। स्पेसिफिक इलाकों को अगर आप छोड़ दें, तो वहां पर प्रशांत किशोर की जरूर सभाएं हुई, कार्यक्रम हुआ, कुछ स्ट्रेटजिक हम्म।
लोगों को उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी। थोड़ा उनका अपना पीआर स्ट्रेटजी है ही, वो कैसे झंडे, बैनर और सोशल मीडिया बॉम्बारमेंट कर करके एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, पोस्चरिंग होती है। हम्म खासतौर पर आपने बीपीएससी के एग्जाम के जो स्टूडेंट्स थे, उनके मूवमेंट हम्म में उनका जाना, और वहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के उनकी गतिविधियां सामने आई। उनकी वैनिटी बैन भी बड़ी चर्चा में रही, उस पर बड़ा बवाल हुआ बाद में, लेकिन खैर उनकी अपनी सियासत है। लेकिन ये जो पटना और जो रूरल इलाके के जर्नलिस्ट हैं, उनके बीच ये जो हम्म, प्रशांत किशोर को लेकर के ओपिनियन का डिफरेंस है, एक तो उस पर एक हाँ आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरूर। और दूसरा ये कि प्रशांत किशोर को लेकर के जमीनी हकीकत क्या देखते हैं आप, क्योंकि इससे पहले वो कभी चुनाव इस तरीके से लड़ने की भूमिका में नहीं आए। और ये बात भी सही है कि बहुत लंबा उनका किसी के साथ नहीं चला। नरेंद्र हाँ मोदी अमित शाह के साथ नहीं चला, अमरिंदर सिंह के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकार में भी उनको कैबिनेट दर्जा हासिल, हम्म एडवाइजर थे, उनके साथ नहीं चला। ममता बनर्जी के साथ नहीं चला। दक्षिण में भी वो कई बार सलाहकार की भूमिका में रहे। कांग्रेस पार्टी में तो वो जाते जाते बचे। मतलब हम्म तो आज जहां वेणुगोपाल हैं, हो सकता था कि प्रशांत किशोर वहां होते। जो उनकी चाहत थी कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि हाँ पार्टी कैसे बने, कैसे आगे जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, सबके साथ उनकी पर्सनल मीटिंग्स हुई। वहां से हम्म। वो वापस बिहार आए, और बिहार आकर के अब वो याद दिलाते हैं कि मोतिहारी में 2014 में नरेंद्र मोदी का भाषण मैंने लिखा था, और मैंने नरेंद्र मोदी से कहलवाया था कि मोतिहारी में जो चीनी मिल का चीनी आएगा, उसी चीनी मिल की चीनी से मैं चाय पीऊंगा। ये मतलब रणनीतिकार अभी भी रणनीतिकार ही है, मतलब वो क्या चाहते देखिए हैं। देखिए, ये जो आपने तमाम उदाहरण दिए और आखिर में जो आपने बात कही, इन तीनों में से एक 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 सूत्र है कि कम कम से कम इनमें से तो दो दृष्टांत ऐसे हैं जिनका मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। एक तो पश्चिम बंगाल का और एक अमरिंदर सिंह का। इसमें हुआ क्या था कि इनकी जो 8-10 लोगों की टीम है जिससे वो इलेक्शन सर्वे कराते हैं, मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं वो क्लाइंट पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो जो परिपक्व राजनीतिज्ञ है उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि राजनीति क्या है। और वहीं से ये बात आ रही है कि मैंने नरेंद्र मोदी को भाषण लिखकर दिया कि आप चीनी की बात इस तरह से कीजिए। तो वही बात उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में करने की कोशिश की थी, और वहां का तंत्र पूरा का पूरा अभिषेक बैनर्जी संभालते हैं। और अमरिंदर सिंह के बारे में भी आपको पता होगा कि जिस बार वो चुनाव जीते थे, उस बार ये बात चली थी कि वो अपने बलबूते जीते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को हस्तक्षेप तक करने नहीं दिया था, जिसका उनको बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर अपनी चलाना और अपना वर्चस्व दिखाना, अपने जो कल के छोकरे जो इनकी नजर में, जैसे राजनीति में कहा जाता, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो कहते हैं यार ये तो बच्चा है। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से बुजुर्गों पर हावी होने की कोशिश करे और कहे कि नहीं हम जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पे चलो, तो वो नहीं हो सकता। और यही कारण है कि उनका कोई भी क्लाइंट, मैं उनको दोस्त तो नहीं मानता, उनका उनका कोई भी क्लाइंट टिका नहीं, कोई भी ग्राहक उनका जो है वो टिका नहीं। अब जहां तक पटना के रूरल और अर्बन डिवाइड का सवाल है, जो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं वो शायद इनकी खबर बनाते होंगे, लेकिन स्वयं इनकी बातों पर विश्वास करते हैं मुझे नहीं लगता। और रूरल भी पटना है, वहां का जो, वहां से चाहे आप वैशाली की तरफ जाएं, चाहे आप हाजीपुर की तरफ जाएं, तो उन क्षेत्रों में आप कभी किसी कहीं पर किसी भी नुक्कड़ में, किसी किसी चौपाल पे आप ये बात उठाइए कि अच्छा प्रशांत किशोर ने तो ऐसा कहा है, आपको क्या लगता है? तो कई लोग तो ये सुन के हैरान होते कि ये प्रशांत किशोर है कौन। तो जहां तक मतलब खबरों की आप कह रहे हैं कि सुर्खियों में बिहार रहना, के बाकी हिस्सों में प्रशांत किशोर को लोग पहचानते भी नहीं है। नहीं इतनी कोई खास पहचान नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा दिन रात यही खबरों के ही मतलब न्यूज कंज्यूमर आप कह सकते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, तो और हम बहुत एक बहुत प्रमुख जो इकाई है हमारे चुनाव की, वो है महिलाएं। उनकी बात हम भूल रहे हैं। महिलाओं तक प्रशांत किशोर, सॉरी, प्रशांत किशोर की बिल्कुल भी मतलब वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। प्रभाव होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी चीज मिला सूझी दादा कि अभी कुछ लोग प्रशांत किशोर के बहुत नजदीक आए। आपको आनंद मिश्रा, एक आईपीएस ऑफिसर थे, आप जी। जानते होंगे। वो नौकरी छोड़ करके उनके साथ आए थे, और उनकी यूथ विंग के जो हम्म। वो अगुआ थे। बड़ा हाँ हाँ माहौल बनाया गया था 6-8 महीने पहले, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के आसपास के दौर में। और बड़ा
ब्राइट फ्यूचर बताया जाता था आनंद मिश्रा का। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, दोनों के बीच खटपट हो गई और वो अलग अलग रास्ते गए। मैं प्रशांत किशोर के भी जितने इंटरव्यूज देखता हूँ, दो तीन अलग तरह तरह की चीजें देखता हूँ। एक तरफ वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, एक तरफ वो हम्म। कहते हैं कि उनका बस एक ही सपना है कि बिहार के लोग बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए न जाएं, जबकि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के लोग बिहार में रोजगार के लिए हैं। वो ये बात तो कहते फिरते हैं। फिर कहीं कहीं वो जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहता। फिर कोई उनसे जब पूछता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहते हैं पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भाई, आप पार्टी का फेस हैं, पार्टी के हम्म। कैंपेन चारों तरफ आपके, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आपको सो कॉल्ड चमकाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो सर्वेज आ रहे हैं उनको भी आप झुटला रहे हैं, कह रहे हैं इन लोगों को सच्चाई नहीं पता है। मतलब जिन सर्वेज हम्म। में तेजस्वी को आगे दिखाया गया, फिर नीतीश का नाम आया, फिर बाकी लोगों का भी नाम आ रहा है, वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे हम्म। जो उनके डिप्टी हैं नीतीश कुमार के, उनका नाम सामने आ रहा हो। तो मतलब ये विरोधाभास क्यों है प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, आपने जो इनकी जो बातें कही उसमें से कई जगहों पर कई और नेताओं के साथ भी समानताएं मिल सकती है। जैसे हमारे ही देश में अरविंद केजरीवाल रहे दिल्ली की राजनीति में, वो एक समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन में रहते कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह की बात हो गई प्रशांत किशोर की कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और मतलब अगर पार्टी हाईकमान चाहती है, पार्टी हाईकमान तो वो खुद है, तो अगर मतलब मैं अगर चाहूंगा तो मैं लड़ूंगा। ये अन्य शब्दों में कहें तो अगर पार्टी हम हाईकमान चाहे तो मैं लड़ूंगा या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसी प्रकार अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, उसके साथ भी एक समानता दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रशांत किशोर जो तो कह रहे जितना हैं, जितना झूठ बोलो उतना वो उतना सच की तरफ वो हाँ, और जितना लगेगा। झूठ बोलो ऊंची आवाज में बोलो, बढ़िया पीआर करो। तो उसके बाद जो है एक हिटलर के जो सलाहकार हुआ करते थे, गोएबल्स, उनका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सत्य लगने लगता है। तो यही यही वाली, मिनिस्टर जिनको बोलते थे। हाँ, तो यही यही सारी समानताएं हमें दिख रही है। और एक तरफ एक व्यक्ति ये कहे कि जो भी कुछ हमारे खिलाफ कह रहा है वो अनपढ़ है, गंवार है। एक तो बिहार जिसकी इतनी वैभवशाली, जिसका इतना इतिहास रहा है, मगध साम्राज्य की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो चाहे वो मौर्य साम्राज्य के समय हो या फिर गुप्त साम्राज्य के समय हो, तो पाटलिपुत्र ही उसका केंद्र बिंदु था। लेकिन हम अगर वर्तमान में भी आ जाएं, तो जिस राज्य को इस बात पर बहुत गर्व है कि वो देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देते हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि अनपढ़ है, गवार है? ये और फिर अगर राजनीतिक दृष्टि से भी आप देखें, तो राजनीति में आप किसी को गाली देकर कभी भी उसी क्षेत्र से नहीं जीत सकते। आप उस क्षेत्र खासतौर की पर तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर के काफी हाँ। सारी आपत्तियां अच्छा, उनकी। ट्रंप से एक और भी समानता है। ट्रंप भी ये चाह रहा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग अगर वापस आ जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। ये भी यही कह रहे हैं। और हमारे देश में कई ऐसे नेता, यहां तक कि आज जो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने भी क्षेत्रीय आरक्षण की कोशिश की थी कि हम्म। हमें सत्ता में ले आओ तो हम अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ की तमाम संस्थाएं आरक्षित कर देंगे, चाहे चाहे वो जॉब वैकेंसी हो, चाहे वो एजुकेशन की वैकेंसी हो। कहीं पर भी ये सफल नहीं हुआ। हम्म। अगर आपको बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिलाना है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को आपको बदलना पड़ेगा। केवल वादों से या फिर आरक्षण के आपको मतलब दावों से, या आप कहेंगे कि हम आरक्षण करवा देंगे इस तरह से, ये तो वही बात हो जाएगी कि सीटें खाली की खाली पड़ी रह जाएगी। नहीं, वो जो इस कह तरह दिया से ना जैसे, उन्होंने कि वो 135 जी, 43 मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मैं हार सही गया। बात। तो तो ये तो देखिए, जैसे हमारे देश में पंजाब में इतने लोग विदेश जाते हैं, तो अगर कोई पंजाब की सरकार ऐसी आए जो कहे कि हम पंजाब के जितने भी संस्थाएं हैं उनको हम इस तरह से पंजाबियों के लिए आरक्षित कर देंगे कि उनको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या वो कनाडा और यूएस जाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही तो बात है। तो पर आप कैसे इसलिए, देखते हैं बिहार में, अब इसको मैं समराइज करूंगा, बिहार के चुनाव आखिरकार जा किधर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो की प्लेयर्स हैं बिहार के अंदर? फिर हम उसमें बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की क्या पोजीशन है, क्या किसके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं,
या खुद वो क्या अचीव कर सकते देखिए 10, 20 या 30 साल का अगर बिहार के चुनावों का इतिहास हम देखें, तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों टक्कर की पार्टियां हैं। और वहां पर जो कैटलिस्ट या फिर जो ट्रम्प कार्ड प्ले करता है वो है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार जिस तरफ पलटते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। और यही कारण है कि दोनों तरफ से इनको ह्यूमर किया जाता है। चाहे किसी की भी सरकार बनी, किसी के सहारे सरकार बनी, ये हमेशा मुख्यमंत्री रहे। और यही बात शायद कहीं पर कुछ हद तक कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी मतलब चुभन पैदा कर रही कि और कब तक, और इस तरह से कब तक। लेकिन साथ ही साथ उनकी एक बहुत सकारात्मक छवि भी है। उनके नाम से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और भले ही जो अगर आप बिहार के लोगों से बात करें, उनसे जैसे आप कहें कि सड़कों में इतने गड्ढे क्यों हैं, तो वो कहेंगे कि कम से कम सड़क तो है, लालू जी के राज में तो ये भी नहीं था। तो तरफ इस तो तरह से हेल्थ को लेकर तुलनात्मक। के बात होती है कि वो जो हाल पटनायक हाँ, साहब का हो गया, नवीन पटनायक जी का, हाँ। वो भी लोकप्रिय थे तो कई। लेकिन अब अगर आप ये पूछें कि प्रशांत किशोर यहां पर कहां फिट बैठते हैं इस पूरे समीकरण में, तो उसमें देखिए राजनीति में हमेशा देखा गया है कि आप जिसकी तरह सुनाई पड़ते हैं, जिसकी तरह आप राजनीति करते हैं, उसी का आप नुकसान करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों पे फोकस किया, और उस तरह से उन्होंने वही वाला इलेक्टोरेट अपने साथ ले लिया जो कभी कांग्रेस को वोट देती थी। जी। तो अगर प्रशांत किशोर अगर राजद के नेता से सुनाई दे, तो राजद का ही नुकसान करेंगे। क्योंकि जो राजद के वोटर हैं वो सोचेंगे कि तेजस्वी जिस भाषा में बात कर रहे हैं ये भी उस भाषा में बात कर रहे हैं, तो कुछ वोट उधर चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर वो महागठबंधन या अभी जो भी आप गठबंधन कहें इसको, जेडीयू और बीजेपी के समूह को, एनडीए तो एनडीए उसके खिलाफ अगर एनडीए वो बात कर रहे हैं, एनडीए के खिलाफ अगर वो बात कर रहे हैं, तो वो एनडीए का फायदा कर रहे हैं। क्योंकि एनडीए के खिलाफ बोलने वालों की गिनती में एक वो भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इस चुनाव में कम से कम मैं उनको वोट कटुआ से अधिक कुछ मैं नहीं देख रहा हूं उनका प्रभाव लोग ये इस। कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड कम्युनिटीज को बिहार में तो कास्ट और इक्वेशन हाँ, सारा कुछ तय करता है। कुछ लोग हाँ, ये कह हाँ। रहे हैं क्योंकि वो खुद फॉरवर्ड जाति से आते हैं, जी। लिहाजा उसमें सेंधमारी करने की स्थिति उनकी बनती है, खासतौर पर उत्तर बिहार के इलाकों में। और देखिए ये जो आकलन है ना, इसमें थोड़ी सी कमी है। मैं आपको 2015 का चुनाव याद दिलाता हूं। उस समय क्या हुआ, जीतन राम मांझी एनडीए में थे, तो दलित का वोट क्यों नहीं मिला एनडीए को। उस समय कुशवाहा एनडीए में थे, तो फिर कोयरी और कुर्मी का वोट क्यों नहीं मिला। तो आपकी जाति का वोट आपको तब मिलता है जब उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सर्वोच्च नेता जैसे दिखते हैं। तो चाहे आप भूमिहार वोट को लेना चाहें, क्षत्रियों के वोट को लेना चाहें, ब्राह्मणों के वोट को लेना चाहे, तो आपको वो वोट तभी मिलेंगे अगर उस वर्ग के सर्वोच्च नेता आप हैं और किसी ना किसी तरह से आप उनकी भावनाओं को और उनके उनके जो तमाम उनकी सोच है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनका प्रकटीकरण अगर आप में होता है, तभी जाकर आप उस वर्ग के नेता के हिसाब से आप उभर के आते। जैसे गुजरात में एक समय हार्दिक पटेल जो थे, उनको माना जाता था कि पाटीदार के चेहरे यही हैं। तो उस तरह से तो प्रशांत किशोर कभी भी अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं दिखे, इसलिए वो उसका वोट काट पाएंगे। हाँ, वैसे तो मतलब चिराग पासवान भी उस समय भी एनडीए में थे, लेकिन दलितों का वोट नहीं मिल पाया था। तो जो लालू यादव और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन था, वो एनडीए पर बहुत मुझे भारी लगता है पड़ा था बिहार का चुनाव 2015 में। आज भले ये दिखाई पड़े हाँ, कि कई अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल्स में जी। डिवाइडेड है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये दो ध्रुवों में ही बंट जाएगा, और एनडीए प्लस इंडिया गठबंधन जो है बना हुआ, मुझे लगता है इसी के बीच में चलेगा। उसी में कहीं प्रशांत किशोर भी गोते लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये पता जी। नहीं आगे चुनावी रणनीति, चुनावी भविष्य क्या किसका है, उस दृष्टि से पता चलेगा। चुनाव कब होंगे, उनकी घोषणा कब होगी, और उस वक्त किसी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, उससे पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजीत दादा, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और खासतौर पर
प्रशांत किशोर की जो पीआर स्ट्रेटजी है उसको लेकर के अपने व्यूज जो है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।